हेलो स्टूडेंट्स। पंजाब यानी 5 नदियों का शहर। डेफिनेटली ये वर्ड जो है एक अरेबिक वर्ड से लिया गया है। पंज मतलब 5, अब मतलब वाटर, यानी ऐसे एरिया जहां पे 5 नदियां बहती हैं। हालांकि हमारे जो पार्टीशन के बाद में कुछ रिवर्स अब पंजाब वाले पाकिस्तान में चली गई हैं और कुछ रिवर हमारे पंजाब इंडिया वाले में हैं। बट ये जो नाम डिराइव हुआ है 5 नदियों के शहर से, यहाँ के फार्मर्स इंडिया के सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी करते हैं। यानी हमारी जो एग्रीकल्चर होती है पंजाब के अंदर में दूसरी स्टेट्स के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होती है। एक टाइम था जब यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट एफर्ट्स की वजह से, स्पेशली कैनाल इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की वजह से पंजाब की प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती चली गई और आज हम पंजाब हरियाणा रीजन को बोलते हैं ग्रेनरी ऑफ इंडिया। यानी इंडिया की ज्यादातर जो वीट प्रोडक्शन होती है वो यहाँ इन 2 स्टेट्स के अंदर में होती है। स्पेशली पंजाब में काफी ज्यादा वीट प्रोडक्शन किया जाता है। एपीएमसी मंडी का इनको पूरा एक्सेस मिलता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जिसमें इनकी एमएसपी भी सिक्योर हो जाती है। लेकिन एक न्यूज ऐसी आ रही है जिसमें पता चलता है कि पंजाब के अंदर में बार्ले का प्रोडक्शन यहां पे धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इस वजह से यहां पे अभी गवर्नमेंट एक एफर्ट डाल रही है कि किसी तरीके से जो वीट के जगह ये दूसरी जो क्रॉप्स है जैसे कि बार्ले और ये सारी चीजें, इनको भी ग्रो करें। और ये फार्मर्स की डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कॉमन मैन की फूड डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल जब कोई प्रॉफिट आपको मिलता है किसी पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर में, जैसे कि जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो फार्मर्स से 22 क्रॉप्स खरीदने का वादा करती है, प्रोक्योरमेंट का वादा करती है। लेकिन उसमें कितनी क्रॉप्स खरीदी जाती हैं? हार्डली 2 से 3, जिसमें सबसे ज्यादा है हमारा राइस और वीट और फिर उसके बाद है मेज। लेकिन बार्ले को बहुत बाद में खरीदा जाता है या किसी किसी साल में बहुत ही कम खरीदा जाता है। डेफिनेटली इस वजह से जब आपको सिक्योरिटी नहीं होगी कि आपने जो बार्ले प्रोड्यूस किया है वो मार्केट में बिकेगा या नहीं बिकेगा, गवर्नमेंट उसको खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, तो डेफिनेटली फार्मर्स भी धीरे धीरे इसकी प्रोडक्शन को कम कर देंगे। वहीं पे जो वीट और राइस जैसी क्रॉप्स है उसको ज्यादा उगाया जाता है, ज्यादा ग्रो किया जाता है, क्योंकि वहां पे श्योरिटी है, फार्मर्स को प्रॉफिट भी मिलता है। बट बार्ले का प्रोडक्शन और किन किन रीजन की वजह से कम होता जा रहा है और गवर्नमेंट क्या एफर्ट्स डाल रही है बार्ले के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। स्पेशली हम बात कर रहे हैं पंजाब में, क्योंकि पंजाब में बहुत ज्यादा बार्ले प्रोडक्शन होता था, लेकिन अभी क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ये प्रोडक्शन कम हो गया, आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाते हैं। क्या अभी के न्यूज में है, साइंटिफिक जो साइंटिस्ट एडवोकेट फॉर बार्ले फार्मिंग इन पंजाब टू डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की माने तो कोई स्टेट जो पहले बहुत अच्छा बार्ले या कोई क्रॉप ग्रो करती थी, अचानक से वो बहुत ज्यादा कम कर दे तो डेफिनेटली ये कंसर्न है, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो हमें वहां पे जरूरी देखना चाहिए कि क्या रीजन है इसके पीछे कि बार्ले को कम प्रोड्यूस किया जाता है। ये ऐसी क्रॉप है जो इतना भी ज्यादा पुअर क्वांटिटी न्यूट्रिएंट और नहीं, अच्छे न्यूट्रिएंट, रिच न्यूट्रिएंट वाली जो क्रॉप है उसको यहां पे क्यों ग्रो नहीं किया जा रहा, आइए इस चीज को समझते हैं। Why scientists are recommending Punjab's फार्मर ग्रो बार्ले? उनको बोला जा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा बार्ले ग्रो कीजिए, बट डेफिनेटली फार्मर के भी अपने कंसर्न है, गवर्नमेंट के भी अपने कंसर्न है, एनवायरमेंटलिस्ट के और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के भी अपने अपने कंसर्न है। और इसमें इन द रिसेंट ईयर द एरिया अंडर बार्ले कल्टीवेशन जो है has been shrunken dramatically, बहुत ज्यादा छोटा, यानी कंपैरेटिवली जो पिछले सालों में जो इन्होंने क्रॉप प्रोडक्शन किए थे उतना अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा, कुछ परसेंट हमें डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। 1960s और 61 के बाद में देखें तो हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन था 60-61 में बार्ले कल्टीवेशन ये 3.2 मिलियन हेक्टेयर में होता था इंडिया के अंदर, बट और 60 यानी 66,000 हेक्टेयर होता था पंजाब के अंदर। यानी ये जो क्रॉप है हमारी
3.20 मिलियन हेक्टेयर पूरी इंडिया में, और सिर्फ पंजाब में अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं 60,000 हेक्टेयर में, यानी बहुत बड़े रीजन में इसको ग्रो किया जाता था। फार्मर्स वर अर्निंग गुड अमाउंट, बहुत पैसा भी मिलता था उनको, लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया है कि ये प्रोडक्शन इन्होंने कम कर दिया है। क्या सिर्फ एमएसपी या फिर गवर्नमेंट ही इसका रीजन है, या कुछ और भी इसका रीजन हो सकता है? However, it came down to 0.54 million hectare. आप इमेजिन कीजिए, इट केम डाउन टू 0.54 मिलियन हेक्टेयर, यानी 3.2 मिलियन हेक्टेयर से डायरेक्टली 0.54 मिलियन हेक्टेयर। तो ये तो बहुत घबराने वाली बात है कि इतना कम कैसे प्रोडक्शन हो रहा है आजकल। यानी अगर हम 1960 के आसपास में देख रहे हैं तो 3.2 दिख रहा है, अभी हमें 0.5 दिख रहा है जस्ट। और पंजाब के अंदर में हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। पंजाब के अंदर में जहां पे 60,000 हेक्टेयर लैंड में बार्ले ग्रो किया जाता था, अब इसको सिर्फ किया जा रहा है 5,000 हेक्टेयर में, यानी 10% से भी कम बचा है। 7-8% रह गया है सिर्फ इन्हें जो हमारे 60 साल हुए हैं। ये ऐसा क्या हो रहा है इसके अंदर में, बार्ले के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? साइंटिस्ट are urging the cultivation of barley in Punjab or to diversify the state wheat paddy monoculture। यानी आप देखेंगे तो यहां पे wheat paddy monoculture चल रहा है, यानी राइस ग्रो करेंगे, राइस ग्रो किया जाएगा खारिफ में, यानी जो खारिफ जो क्रॉप्स होती हैं उसके अंदर में आता है हमारा राइस, और उसके बाद में जब इसको कटिंग कर दिया जाएगा, यानी जो समर जो हमारा जो बोल सकते हैं मॉनसून वाला जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पे खारिफ, खारिफ का मतलब ही मॉनसून होता है, तो मॉनसूनल क्रॉप को बोलते हैं खारिफ। और इसका ये राइस यहाँ पे ग्रो किया जाता है, और भी बहुत सारी पैडी क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। जब इसको कट कर दिया जाता है हार्वेस्टिंग के बाद में, राबी क्रॉप को ग्रो किया जाता है जैसे कि वीट। अब गवर्नमेंट भी इसमें कहीं ना कहीं तो उसका भी रोल है, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी सारी क्रॉप्स को खरीदने का वादा करती है, लेकिन खरीदती है सिर्फ वीट और राइस, क्योंकि जो हमारी पीडीएस सिस्टम होते हैं, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर में गरीबों को ये सप्लाई करती हैं, तो उसमें सिर्फ 2 ही क्रॉप्स को सबसे ज्यादा सप्लाई किया जाता है। इसलिए गवर्नमेंट खरीदती भी सिर्फ ये 2 ही क्रॉप है, ताकि वो पीडीएस के अंदर में इसको डाल सके। लेकिन बार्ले को भी इसके अंदर में इंक्लूड करना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन दिया जा रहा है कमिटीज द्वारा। यानी यहां पे बार्ले रिक्वायर सिग्निफिकेंट लेस वाटर, यानी पैडी क्रॉप्स के कंपैरेटिवली तो लेस वाटर चाहिए, यानी ये भी हमारा खारिफ क्रॉप है और यहाँ पे वाटर क्रॉप यानी कम चाहिए, लेकिन फिर भी इसको क्यों नहीं ग्रो किया जा रहा है? फार्मर्स क्यों इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं? प्लस में अभी आज के अगर हम कंसर्न देखें, जैसे आजकल आप काफी सारे लोग हैं ग्लूटेन फ्री खाना चाहते हैं और वो अपने गट हेल्थ के ऊपर बहुत सारा ध्यान देते हैं। ऐसे में बार्ले जैसी क्रॉप बहुत ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी का इसमें ग्लूटेन होता है। तो मल्टीग्रेन कॉन्सेप्ट जो है उसकी वजह से हमारी आजकल जो रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ाया जा सकता है। स्पेशली जो मेज, बार्ले और जो दूसरे हमारे क्रॉप्स होते हैं उनको भी अगर ग्रो करें तो मल्टीग्रेन हम ह्यूमंस तक पहुंचा सकते हैं। और यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट की कमी है इंडियंस के अंदर में, स्पेशली जो हमारे 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को यहाँ पे हम कम भी कर सकते हैं अगर ज्यादा क्रॉप्स, डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया जाए। लेकिन ओवर टाइम वी आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग द बार्ले कल्टीवेशन हैज ड्रास्टिकली डिक्लाइन इन इंडिया, स्पेशली पंजाब की यहाँ पे बात चल रही है, हाईलाइटिंग द नीड फॉर इट्स प्रमोशन इन द एग्रीकल्चर। यानी पूरे इंडिया में अगर देखें तो पहले 3.2 मिलियन हेक्टेयर हुआ करता था, अभी सिर्फ 0.54 मिलियन हेक्टेयर होता है। और पहले वहां पे जो पंजाब में जो था वो काफी ज्यादा होता था, अब सिर्फ वो यानी 66,000 हेक्टेयर से वो सिर्फ रह गया है 5,000 हेक्टेयर। बात करते हैं क्या बेनिफिट होंगे। सबसे पहली बात, हमें ज्यादा
पानी को यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बार्ले कंज्यूम वेरी लेस अमाउंट ऑफ द वाटर। तो हम ऐसे टाइम पे भी इसको ग्रो कर सकते हैं जहां पे हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो फार्मर की इनकम यहां पे बढ़ेगी। बार्ले रिक्वायर सिग्निफिकेंट लेस वाटर कंपेयर टू द पैडी क्रॉप्स, तो ये तो अच्छी बात है कि हमें ग्रो करना चाहिए। लोअर इनपुट कॉस्ट, यानी अगर हम दूसरे क्रॉप्स के कंपैरेटिवली सीड्स देखें और उसको ग्रो करने में जो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और पूरा मैकेनिज्म होता है उसमें ज्यादा खर्चा आता है एज कंपेयर टू द बार्ले। फ्यूअर सीड्स एंड फर्टिलाइजर, यानी कम सीड लेने पड़ेंगे और सेम प्रोडक्टिविटी होती है, कम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड हमने इसमें लगाना पड़ता है। यानी अगर हम डिफरेंस की बात करें तो बार्ले अगर 35 केजी यानी 35 केजी के सीड्स अगर हम ग्रो कर रहे हैं पर एकड़, तो वहीं पे वीट को 40 केजी ग्रो करना पड़ता है सेम प्रोडक्टिविटी के लिए। प्लस में फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट भी इसके अंदर में कम हो जाती है एज कंपेयर टू द वीट एंड पैडी, तो दिस इज बेटर देन वीट एंड पैडी। इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यूज, डेफिनेटली न्यूट्रिशनल वैल्यू भी वीट और राइस से ज्यादा है। मोर एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, प्रोटीन्स और दूसरे हेल्थ बेनिफिट्स हैं हमारे बार्ले अगर हम कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट कैंपेन कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा बार्ले को ग्रो किया जाए। दूसरी अगर हम बात करें तो हेल्थियर ग्रेन है, यानी ग्लूटेन इसके अंदर में बहुत ज्यादा कम दिखाई देता है। आजकल जो ग्लूटेन बहुत ज्यादा होता है, ह्यूमंस आजकल एक्सरसाइज और ये डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ग्लूटेन जो है हमारे गट के अंदर में अटक जाता है। कई बार लीकी गट्स भी हो जाते हैं, कई बार हमारे बैक्टीरिया जो गट में प्रेजेंट होते हैं वो ज्यादा ग्लूटेन की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। ऐसे में या तो पर्सन को एक्सरसाइज या बहुत ज्यादा हेल्थ यानी कॉन्शियस होना पड़ेगा, या फिर उसको ग्लूटेन फ्री डाइट खानी पड़ेगी। अब ग्लूटेन फ्री डाइट के अंदर में सबसे बेस्ट हमें ऑप्शन दिखाई देता है यहां पे बार्ले का। सो इसकी वजह से हमारा जो हेल्थ रिस्क लाइक कैंसर जैसी प्रॉब्लम है, किडनी डैमेज आजकल बहुत ज्यादा ग्लूटेन से होता है, और जो गट इश्यूज होते हैं जैसे लीकी गट और ये जो आपका रप्चरिंग गट होता है वो अब हमारा नहीं होगा अगर हम बार्ले को यूज करते हैं। तो डायबिटिक मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है बार्ले। लो ग्लिसेमिक इंडेक्स होता है, यानी जो शुगर लेवल मेंटेन करने का जो इंडेक्स है वो बहुत कम दिखाई देता है, सिर्फ 28 का इसमें इंडेक्स है, यानी जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी इसमें ज्यादा नहीं होता है। तो डायबिटीज को इंप्रूव करता है और हमारे इंसुलिन को प्रॉपरली इफेक्टिवली वर्क कराने में हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है बार्ले, यानी डॉक्टर्स कई बार सजेस्ट करते हैं कि आपको अनाज जो है, वीट है, राइस है, इसको छोड़ के बार्ले अडॉप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। बीटा ग्लूकन नाम का यहां पे एजेंट यहां पे प्रेजेंट होता है बार्ले के अंदर में, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को सप्रेस यानी रिड्यूस करने में काम आता है, बट सपोर्टिंग गुड हेल्थ एंड द फॉर्मेशन ऑफ द शॉर्ट चेन फैटी एसिड दैट रेगुलेट कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन। यहां पे शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनते हैं जो कि इजी टू डाइजेस्ट होगा। अगर अनसैचुरेटेड और ऐसे सैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा जिसमें बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और इजीली डाइजेस्ट हमारी बॉडी नहीं कर पाती अनटिल अनलेस आप बहुत ज्यादा हेल्थ एक तरीके से कॉन्शियस है या फिर बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। अगर फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी भी कम है तो जो हमारे वीट जैसे जो चीजें हैं उसको हम डाइजेस्ट इजीली नहीं कर सकते, लेकिन बार्ले को कम उसमें भी डाइजेस्ट किया जा सकता है क्योंकि शॉर्ट चेन फैटी एसिड ही इसके अंदर में होते हैं। चैलेंजेस क्या हैं यहाँ पे बार्ले को, यानी इसकी प्रोडक्शन कम क्यों हो रही है? इनसफिशिएंट रिसर्च ऑन बार्ले, यानी लिमिटेड रिसर्च हुई है कि इसका हेल्थ और एग्रीकल्चर बेनिफिट जो है बार्ले का और इसका पोटेंशियल सुपर फूड की तरह यानी आम जनता तक यहाँ नहीं पहुंच पा रहा है। पहले के टाइम पे बार्ले को काफी यूज किया जाता था, लेकिन पिछले 50-60 साल से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बार्ले का कंजम्पशन इंडिया के अंदर में कम होता जा रहा है। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में बार्ले बहुत ज्यादा खाया जाता था पहले, लेकिन अब जब से वीट ग्रो करने लगे हैं लोग, वीट पहले ज्यादा नहीं खाया जाता था, आपको पता होगा, अब वीट बहुत ज्यादा खाया जाता है और अब यहाँ पे बार्ले की प्रोडक्शन कम हो गई है इसकी वजह से, क्योंकि इसके जो एक तरीके से जो आप बोल सकते हैं एडवर्टीजमेंट है और इसके जो कैंपेन है, इसका अवेयरनेस है, वो कहीं पे
प्रॉब्लम है, यानी वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, इसके हेल्थ बेनिफिट जो है वो लोगों को पता नहीं चल पा रहे हैं। बार्ले एज अ व्हीट सब्स्टिट्यूट ओनली, यानी बहुत सारी और भी क्रॉप्स है, जैसे आप राइस को एक तरीके से उसका सब्स्टिट्यूट नहीं मान सकते व्हीट का, लेकिन हाँ ऐसा कर सकते हैं कि व्हीट का सब्स्टिट्यूट जो है हम बार्ले को बना सकते हैं, क्योंकि सेम चीजें लगभग बार्ले के अंदर में भी है और कम क्वांटिटी में है, तो डेफिनेटली हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बार्ले कैन रिप्लेस व्हीट इन क्रॉपिंग साइकिल नॉट पैडी। पैडी यानी राइस को, राइस पैडी का मतलब होता है ऐसी क्रॉप जो भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ग्रो की जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं पैडी। पैडी का मतलब पानी से बिल्कुल भी नहीं होता है, पैडी का मतलब, लेकिन यहाँ पे जो राइस क्रॉप होती है उसमें पानी हमें बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो डेफिनेटली उसको तो हम यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन व्हीट का एटलीस्ट हम रिप्लेसमेंट बार्ले के अंदर में ढूंढ सकते हैं। दिस लिमिट्स इट्स एबिलिटी to address the environmental challenges associated with the paddy cultivation such as stubble burning जैसी और ground water depletion, यानी जब हम दूसरी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे व्हीट को ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी, ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट होगा, बट बार्ले अगर ग्रो करते हैं तो कम वाटर की रिक्वायरमेंट है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन यहाँ पे कम होता है। प्लस में यहाँ पे स्टबल भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है। अब स्टबल नहीं होता है ज्यादा प्रोड्यूस, तो डेफिनेटली स्टबल बर्निंग के इश्यूज भी यहाँ पे कम हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर हमें करनी चाहिए। एग्जिस्टिंग मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सफिशिएंट नहीं है, हमें इसके अंदर में और इनोवेशन लाने पड़ेंगे, यानी फार्मर्स तक इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स मशीनरी को पहुंचाना पड़ेगा, जिसमें इसके लिए जो टेक्नोलॉजीज चाहिए, स्पेशली मेज को ग्रो करने के लिए लार्ज स्केल में और बार्ले को ग्रो करने के लिए लार्ज स्केल में, ऐसी टेक्नोलॉजी ताकि हम मल्टीग्रेन जो प्रोडक्ट्स हैं, जो क्रॉप्स हैं, उसको भी खा सकें, क्रॉप प्रोडक्ट्स को खा सकें। स्पेशली हम बात कर रहे हैं बार्ले के लिए, हमारे ऐसे मशीनरीज को डेवलप करना जरूरी है और उसमें इन्वेस्टमेंट करना काफी जरूरी है। फर्दर चैलेंज की बात करें तो फार्मर रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी बोला जाता है कि एक बार ये फार्मर जो है अब जो जिस कल्चर में वो फॉलो कर रहे हैं, जो ट्रेंड वो फॉलो कर रहे हैं, उसी को चेंज नहीं करना चाहते हैं। काफी साल से ये गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की क्रॉप्स को प्रोक्योर कर रही है, तो इनका एक पैटर्न बन गया है कि राइस के बाद व्हीट, व्हीट के बाद फिर से राइस, राइस के बाद फिर व्हीट, व्हीट के बाद फिर से राइस, तो ये अपनी पूरी जनरेशन ये दो क्रॉप्स में ही निकाल देते हैं और ये जो है एक तरीके से एडॉप्शन इनकी हो गई है इसके अंदर में, तो ये हेजिटेट करते हैं शिफ्ट करने में बार्ले की तरफ। मार्केट डिमांड और एक्सेप्टेंस, डेफिनेटली सबसे बड़ा मेन चीज है कि आप जो ग्रो कर रहे हैं वो उसकी डिमांड है या नहीं। अब लोगों को अगर अवेयरनेस ही नहीं है तो डिमांड डेफिनेटली कम हो जाएगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि बार्ले के अवेयरनेस स्प्रेड करे, उसके हेल्थ बेनिफिट्स को लोगों के सामने रखे ताकि डिमांड ज्यादा बढ़े, फिर गवर्नमेंट फार्मर्स से इसको खरीदेगी और कंज्यूमर डायरेक्टली भी फार्मर से खरीद सकता है और ऐसे में बार्ले की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। सपोर्ट सिस्टम जो है कई बार वो देखा जाता है कि कम होता है, यानी कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स के ऊपर में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। देयर इज अ नीड फॉर स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट पॉलिसीज, सब्सिडीज प्रॉपर्ली प्रोवाइड करनी चाहिए और प्लस में एमएसपीज प्रॉपर्ली प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि फार्मर्स भी एक तरीके से अपनी तरफ से बूस्ट अप हो जाएं इसको ग्रो करने के लिए और उनको भी प्रॉफिट ओरिएंटेड ये क्रॉप लगे, तो डेफिनेटली वो भी ज्यादा इसको ग्रो करेंगे। तो डेफिनेटली फार्मर्स की एज सच इतनी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे इशू नहीं है, यानी पंजाब के फार्मर्स की एज सच यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है पूरे सिस्टम के अंदर में, जहां पे ना ही इसकी ज्यादा अवेयरनेस हो रही है, डिमांड को ज्यादा जनरेट नहीं किया जा रहा है और पीडीएस जैसी जो स्कीम्स है उसके अंदर में भी इसको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, जबकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स दूसरे क्रॉप्स के बराबर ही हैं और कुछ कंडीशन में ज्यादा भी हैं। वे फॉरवर्ड की बात करें तो डेफिनेटली रिसर्च और अवेयरनेस हमें और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। इसमें और क्या क्या चीजें प्रेजेंट है वो हमें पता होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अभी कुछ टाइम पहले पूसा इंस्टीट्यूट ने व्हीट के ग्रेन के जो हमारे जीनोम्स होते हैं उसकी जीन की पूरी स्टडी की है। ऐसे जो व्हीट होते हैं उसकी कई हजार वेराइटी है, कुछ वेराइटीज की पूरे जीनोमिक स्टडी की है, बट ऐसी स्टडी बार्ले के लिए भी होनी चाहिए ताकि इसके पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर मेकअप के बारे में
पता चल पाए और क्या क्या इससे पूरे हेल्थ इंपैक्ट पड़ सकते हैं, पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है वो पता चल पाए। ज्यादातर जो भी हमने अभी तक देखा है वो ज्यादातर पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली और क्या क्या पॉजिटिव है इसके अंदर में उसको भी पता लगाया जाए। गवर्नमेंट सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब्सिडीज, मशीनरीज, ये सब आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब हो सकता है कि इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप करना पड़ेगा, स्पेशलाइज्ड मशीन्स इसके लिए बनानी पड़ेगी और मशीन्स भी ऐसी होनी चाहिए जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, जो लो कॉस्ट पे आती हो, जिसमें माइक्रो फाइनेंसिंग की फैसिलिटीज, लोन की फैसिलिटीज अवेलेबल हो। अगर अवेलेबिलिटी है लेकिन एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो कोई फायदा नहीं होता है। एनकरेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जैसा कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो भी रहा है। आप लोग देख रहे होंगे अभी आप मॉल में कुछ ऐसे कुछ फूड प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं तो वहां पे मल्टीग्रेन नाम से बहुत सारी चीजें मिलती है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स आपको मिले, लेकिन ये चीजें किस किस लोगों को, किन किन लोगों को एक्सेसिबल है, बात यहां पे है। यानी अगर ये सारी जो चीजें हैं ये गरीबों तक भी अगर ये पहुंचे, अमीरों तक भी पहुंचे, यानी पूरा जो सेक्शन है हमारा, ऐसा ना हो कि सिर्फ जो टॉप सेक्शन है हमारा जो बहुत ज्यादा अमीर है वहीं तक ये चीजें लिमिटेड हो जाए, जो हमारे पुअर सेक्शन है, बीपीएल है, उस सेक्शन तक हम इसको ना पहुंचा पाए तो डेफिनेटली फिर भी इसमें डिमांड जो है कम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि हेल्थ बेनिफिट जो है वो सबको मिलने चाहिए। इसमें कोई गरीब या कोई अमीर ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर में और ध्यान देना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी चाहिए, अलग अलग तरह की चीजें की डिमांड यहां पे जनरेट करनी चाहिए। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। अब जो फार्मर्स हैं, इन रियलिटी अगर हम बताएं तो इंडिया के अंदर में लगभग 86% जो फार्मर्स हैं वो हमारे मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो मार्जिनल फार्मर्स जो है, यानी जो 2 हेक्टेयर से कम लैंड रखते हैं, उसमें प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, उनको हम बोलते हैं मार्जिनल फार्मर्स। ऐसे जो फार्मर्स है ये बहुत ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, फार्मर्स एड से एक्सेसिबल नहीं है इनको। इसकी वजह से अगर इनको एक्सेसिबल करा दिया जाए, यानी यहां तक अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाए, तो डेफिनेटली ये फार्मर्स भी एफर्ट्स डालेंगे ज्यादा से ज्यादा बार्ले ग्रो करने के लिए, क्योंकि डिमांड गवर्नमेंट जनरेट करेगी और ये उसको फुलफिल करेंगे। मार्केट डेवलपमेंट, कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए और एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, यानी इट प्रोवाइड ट्रेनिंग और बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस। कई बार क्या होता है, कुछ क्रॉप्स कैसे ग्रो करनी है या फिर कितनी ग्रोथ करनी है, कितना फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड लगाना है, इसका कहां पे इसको बेचा जा सकता है, ये इंफॉर्मेशन फार्मर के पास में नहीं होती है। वो कई बार रॉन्ग प्रैक्टिसेस करता है एग्रीकल्चर की, कई बार ज्यादा पानी लगा देता है, कई बार फर्टिलाइजर ज्यादा हो जाता है, पेस्टिसाइड कई बार कम पड़ जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो डेफिनेटली जब आप इसको सेल करने जाएंगे प्रॉफिट भी आपका कम होगा। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए बार्ले का मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होना जरूरी है। तो फार्मर्स को सिखाया जाए, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, किसान ऐसे हमारे जो केंद्र है उनके अंदर में, जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं उनके अंदर में, ताकि फार्मर्स को पता चले कि किन किन कंडीशंस में इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी और वो भी इससे बेनिफिट उठा सकें। फैसिलिटेट रिसर्च ऑन दी बार्ले वेराइटीज, हालांकि इसमें रिसर्च पहले से ही बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन और अभी बड़े लेवल पे देखने को हमें मिले तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जो 3.2 मिलियन से जस्ट अब 0.5 रह गया है। अब अगर बार्ले जैसी प्रोडक्शन को नहीं रोका गया, यानी इसके जो हमारे जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया नहीं गया, या जो ये डिक्रीज हो रहा है उसको नहीं रोका गया, तो डेफिनेटली बार्ले धीरे धीरे लुप्त हो सकता है। इसी तरह से बहुत सारे मिलेट्स जो है हमारे इंडिया से लुप्त होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि हमारे जो कुछ ऐसी लेडीज हैं इंडिया के अंदर में जिनको मिलेट वीमेन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। स्पेशली अगर हम बात करें लहरी बाई, और ये जो है इन्होंने मिलेट को प्रमोट किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इनको प्राइज भी मिले हैं इनके अच्छे काम के लिए। कुछ लोग इसमें अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं। मिलेट की बहुत सारी वैरायटीज को प्रोटेक्ट करके रखा है, बड़े स्केल अप किया है उसको, इकोनॉमिक स्केल पे उन्होंने इसको
स्प्रेड किया है और उस कंट्रीब्यूशन के लिए उनको पैसा भी मिला है और रिवॉर्ड भी मिला है। तो डेफिनेटली इस तरह के एफर्ट भी डालने चाहिए जिसमें कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स पे ही नहीं, जितनी भी क्रॉप्स इंडिया में ग्रो होती है सबके ऊपर में उनका प्रमोशन होना चाहिए, उनके बारे में बेनिफिट जो अभी है उनके वो लोगों तक पहुंचने चाहिए। इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यूपीएससी में, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इन सभी टॉपिक से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि आजकल एनवायरमेंट से भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्पाइट द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ बार्ले फार्मिंग इन पंजाब सच एज lower water consumption and better nutritional value, its adaptation faces severe जो चैलेंजेस है, यानी इतना अच्छा होने के बाद भी इसको चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इन द लाइट ऑफ दीज चैलेंजेस क्रिटिकली एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोमोटिंग बार्ले एज एन अल्टरनेटिव क्रॉप टू व्हीट पैडी इन पंजाब एग्रीकल्चर सिस्टम, यानी व्हीट और पैडी के साथ साथ जो बार्ले का भी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाने के लिए, प्रमोशन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है या क्या करना चाहिए, इस तरीके से जो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है उसको क्रिटिकली आपको एग्जामिन करना है। क्रिटिकली का यहाँ पे मतलब होता है, यानी क्रिटिकली का मतलब बिल्कुल भी क्रिटिक से नहीं होता है कि आप उसके नेगेटिव पॉइंट लिखेंगे। क्रिटिकल का मतलब होता है डीप जाके उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो एस्पेक्ट आपको लगते हैं उसको आपको मेंशन करना चाहिए। क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है, उसके डेप्थ में जाना पड़ेगा। दैट इज द क्रिटिकली एग्जामिन या फिर क्रिटिकली एनालिसिस। आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। और भी इस तरह के टॉपिक्स को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।